तो पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मीका शर्मा कर भाग जाती है और अपने रूम आकर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। दूसरी ओर कैप्टन भी अपने बेस लौटकर इसी किस के बारे में सोचकर स्माइल करता है। इधर लू फेंग कैप्टन से रुआन को इम्प्रेस करने में उसकी हेल्प करने के बारे में पूछता है, इस पर कैप्टन उसे अच्छी तरह से समझाता है कि सभी को पता है कि रुआन सिर्फ वेनबो को लाइक करती है। इस पर लू फेंग कहता है कि तो क्या हुआ, अभी तक वेनबो ने तो उसे कन्फेस नहीं किया और उसने तो मुझसे कहा भी था कि वो तो रुआन को पसंद नहीं करता, इसीलिए अभी भी मेरा चांस है। तो लू फेंग उसे आइडिया देता है कि वो मीका को लेकर ट्रिप पर जाए ताकि दोनों को अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। दूसरी ओर मीका को एक सीनियर डॉक्टर से, जो कि डॉक्टर शाओ के भी बचपन के फ्रेंड थे, उनसे पता चल जाता है कि डॉक्टर शाओ और कैप्टन शिंग की बहन याओ तो हाई स्कूल लवर्स थे, जिनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया था। मगर उन दोनों के साथ साथ बाकी उनके फ्रेंड्स को भी पता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मगर उनके ब्रेकअप के बाद दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए, जिस वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया। लेकिन अभी भी उन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार जिंदा है। तभी कैप्टन मीका को ट्रिप के बारे में पूछता है, क्योंकि कल से उनके 3 दिन छुट्टी थे, तो मीका भी इसके लिए मान जाती है। अब कैप्टन ने तो उन दोनों का सोचकर एक बहुत ही बड़ा होम स्टे बुक कर लिया था। तो मीका को आइडिया था डॉक्टर शाओ और उसकी होने वाली सिस्टर इन लॉ का पैचअप कराने का। तो वो उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में कैप्टन को बताती है, लेकिन कैप्टन को तो इस बारे में बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि उसकी सिस्टर ने उससे ये बात छुपाई थी। तो मीका उन्हें पे उस ट्रिप पर इन्वाइट करने के लिए कहती है, जिससे हमारे भाई का तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि हरे भरे वादियों में, सुंदर सुंदर पहाड़ियों में, मैदानों में वो दोनों अकेले हाथों में हाथ डाले घूमेंगे, पर अपनी बहन की भी लाइफ का सवाल था, इसीलिए वो मान जाता है। अब ये लोग जाने वाले थे, तो मीका अपने साथ वेनबो को भी इनवाइट करने के लिए कहती है, ताकि उन दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदल जाए और साथ में टाइम स्पेंड करने पर हो सकता है वेनबो को भी रुआन पसंद आ जाए। तो रुआन वेनबो को कैप्टन शिंग का ऑर्डर बताकर ट्रिप पर आने के लिए मना लेती है, क्योंकि कल मीका का भी बर्थडे था। इसलिए उसने वेनबो से कहा था कि मीका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैप्टन ने हम दोनों को भी ट्रिप पे बुलाया है। तो तीनों कपल पहुंच जाते हैं उस होम स्टे में, जहाँ मीका और कैप्टन डॉक्टर शाओ और याओ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वहीं रुआन को जाना था हाइकिंग पर, तो मीका वेनबो को उसके साथ जाने के लिए सेट कर देती है। तो वो दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं कैप्टन अपनी सिस्टर को ऑल द बेस्ट कहकर मीका के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। तो डॉक्टर शाओ और याओ मिलकर साथ में खाना बनाने लग जाते हैं। वहीं इधर वेनबो रुआन के पैरों पर क्रीम लगा देता है, जिससे कि उसे मच्छर ना काट ले। तो वहीं इधर डॉक्टर शाओ और याओ अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, जब दोनों अपने कॉलेज के दिनों में कपल हुआ करते थे और इसी तरह साथ में खाना बनाया करते थे। इधर वेनबो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स के जरिए रुआन की बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स क्लिक करता है, लेकिन वहाँ से आते वक्त रुआन के पैरों पर मोच आ जाती है, जो देख वेनबो उसकी तरफ भागता हुआ आता है। रुआन तो सोच रही थी कि वेनबो उसे कैरी करके यहाँ से ले जाएगा, लेकिन वेनबो तो उसे पिगीबैक राइड तो दूर की बात है, वो सिंपली उसका हाथ पकड़कर उसे चला कर ले जाने लगा था, जिससे रुआन को दर्द होने लगा था। तो हमारा भोला वेनबो भागकर अपना जीप लाने के लिए चला जाता है, जो देख रुआन भी लाइक यार ये कितना बड़ा डम्ब है। तो सभी वापस होम स्टे पर आ जाते हैं, जहाँ वेनबो रुआन की केयर करने में लगा हुआ था। तो वहीं कैप्टन भी अपनी सिस्टर और डॉक्टर शाओ की सेटिंग करने लगा था। इसके बाद सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। देन रात में सभी ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए बैठते हैं, जो कि बेसिकली मीका और रुआन का आइडिया था। पहले तो मीका डॉक्टर शाओ और याओ से उनके फर्स्ट लव के बारे में पूछती है, जिस पर वो दोनों तो एक दूसरे के बारे में ही बताते हैं। फिर मीका वेनबो से पूछती है कि वो रुआन को लाइक करता है या नहीं, जिस पर वेनबो तो डेयर चूज करता है, जिसमें मीका उसे अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उसका एक सीक्रेट बताने के लिए कहती है। तो वेनबो लूफांग को कॉल करता है, अब वो उसे अपना कोई सीक्रेट बताए उससे पहले लूफेंग ही उसे रुआन के बारे में बात करने लग जाता है। कॉल तो स्पीकर पर था, वहीं सामने से लूफेंग कह देता है कि वो रुआन को लाइक करता है, इसलिए उसे वो इम्प्रेस करके ही रहेगा। जो सब सुन रुआन ही कॉल काट देती है, क्योंकि ये सुनने के बाद भी वेनबो का कोई और रिएक्शन ही नहीं था, जिस वजह से वो सैड होती है। वहीं इधर मीका तो अपना बर्थडे खुद ही मना रही थी, क्योंकि उसके लिए किसी ने भी केक नहीं लाया था। तभी कैप्टन उसे कॉल करके बाहर बुलाता है, जहाँ वो उन दोनों के लिए कार की डिक्की से कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए कहता है, मगर उसके अंदर तो हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन किया हुआ था, जो देखकर मीका खुश हुई ही थी कि कैप्टन उसे कोल्ड ड्रिंक्स लेकर उसके साथ चलने के लिए कहता है। वहीं इधर डॉक्टर शाओ और याओ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। वहीं कैप्टन मीका को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह ले जाता है, जहाँ एक टेंट के अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल लाइटिंग्स लगाई हुई थी, और यही था कैप्टन की तरफ से मीका के लिए बर्थडे सरप्राइज, जहाँ उसने उनकी मेमोरीज की बहुत सारी चिट्स लगाई हुई थी। उनके फर्स्ट मीटिंग से लेकर साथ बिताए सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स के बारे में उसने लिखा था, जो देखकर मीका बहुत ही इमोशनल होती है और कैप्टन को हग कर लेती है। वहीं इधर वेनबो अचानक से रुआन के लिए सूप बनाकर लाता है, जो देखकर रुआन तो फुल हैरान हो गई थी, मगर वेनबो ने उसके लिए पहली बार कुछ अपने से बनाकर लाया था, इसलिए रुआन बहुत ही खुश होकर उसे खाने लग जाती है। दूसरी ओर कैप्टन मीका के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तो अगले दिन हॉस्पिटल में यान शान डॉक्टर शाह और मीका की ट्रिप के बारे में सुनती है। अब इस बारे में सोचने के चक्कर में वो एक ऑपरेशन के दौरान दूसरे ख्यालों में खो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर शाह उसे ऑपरेशन वार्ड से ही निकाल देते हैं। जिसके बाद मीका के असिस्टेंट्स में उस सर्जरी को कंप्लीट करने के बाद बाहर आकर यान शान को बहुत ज्यादा डांटते हैं, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से पेशेंट की जान तक जा सकती थी। वहीं इधर कैप्टन की टीम की तो ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ पर रुआन भी फाइनल शूटिंग के लिए आई हुई थी, और कैप्टन जब अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने जा ही रहा था, तभी अचानक से उसे थोड़ी देर के लिए आंखों में दिखाई देना बंद हो जाता है और उसके सर में पेन भी होने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अच्छा फील करने लगता है। वहीं इधर शूटिंग खत्म होने के बाद रुआन वेनबो से डिनर के लिए पूछती है, मगर वेनबो तो बहाने ही बनाने लगा था, लेकिन रुआन भी पीछे नहीं हटती और कहती कि उसे जितना भी टाइम लगेगा वो उसके लिए वेट करने के लिए तैयार
तैयार है, लेकिन तभी उन्हें एक इमरजेंसी हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बिल्डिंग में ही बॉम्ब ब्लास्ट करने लगा था। लेकिन सही टाइम पर कैप्टन की टीम वहाँ पहुँच जाती है और उस बंदे को धर दबोचते हैं। वहीं इधर हॉस्पिटल में यानशान और मीका की थोड़ी बहस हो जाती है। डॉक्टर शाओ मीका को अलग से ट्रीट करते हैं इस बात के लिए। अब कैप्टन के हाथ पर रेस्क्यू मिशन के दौरान चोट आ गई थी, जिस वजह से वो वेनबो के साथ हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर मीका से उसकी मुलाकात हो जाती है, जो उसकी चोट देखकर पहले तो बहुत ज्यादा परेशान होती है, मगर फिर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो उसके कान पकड़कर ही उसे बाहर ले जाती है। तो वहीं इधर रुआन भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी कैप्टन और वेनबो की हॉस्पिटल आने की बात सुनकर, क्योंकि उसे वेनबो की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन वेनबो तो इसे अवॉइड करके ही चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो लूफेंग की बातें चल रही थी। जब उसने कहा था कि वो रुआन को पसंद करता है, वही रुआन तो सैड होती है कि वो उसके लिए यहाँ तक भाग कर आई और वेनबो ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इधर कैप्टन अपना हेल्थ चेकअप कराने जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो उसके ब्रेन से रिलेटेड है। इसलिए डॉक्टर उसे ब्रेन सीटी स्कैन कराने का सजेस्ट करते हैं। लेकिन अभी तक कैप्टन मीका को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं इधर यानशान मीका से जेलसी के चक्कर में मीका के कंप्यूटर से उसकी एक्सपेरिमेंटल डेटा डिलीट कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मीका डॉक्टर शाओ की असिस्टेंट ना बन जाए। लेकिन उसे मीका के टेबल पर एक नर्स देख लेती है। वहीं इधर कैप्टन मीका से छुपकर हॉस्पिटल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे तो ब्रेन ट्यूमर है और अगर अभी उसने सर्जरी नहीं कराई तो बाद में उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। अब अगर सर्जरी नहीं कराया तो उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ेगी और सर्जरी करा लेने के बाद उसे 6 महीने तक रेस्ट करना होगा और एक सोल्जर को 6 महीने तक किसी भी हाल में छुट्टी नहीं मिलती। अब इस वजह से कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो दूसरी ओर मीका परेशान थी कि उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा डिलीट कैसे हो गया, और अगर उसने एक्सपेरिमेंटल डेटा को टाइम से सबमिट नहीं किया तो वो एक आउटस्टैंडिंग डॉक्टर नहीं बन पाएगी। तो वो लग जाती है फिर से अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा को बनाने में, जिस वजह से वो पूरी रात तक वहीं पे काम करती है। वहीं इधर कैप्टन मीका को बहुत बार कॉल करता है, मगर वो एक्सपेरिमेंटल डेटा बनाने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसका ध्यान ही नहीं जाता फोन की तरफ। जब मीका रात में घर नहीं आती तो कैप्टन उसे अगली सुबह हॉस्पिटल पिक करने जाता है। तो मीका उसे डेटा डिलीशन के बारे में बताने ही लगी थी कि कैप्टन उसे हग कर लेता है। देन वो लोग घर आते हैं और साथ में खाना बनाने लगते हैं। अब कैप्टन मीका को अपनी ट्यूमर वाली बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अभी अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा बनाने में बिजी थी। तो वो मीका से अपने फ्रेंड का नाम बताकर उस ट्यूमर के बारे में पूछता है कि उसे सर्जरी करा लेनी चाहिए या नहीं। तो मीका उससे कहती है कि अपने फ्रेंड से बोल देना कि वो जल्दी से सर्जरी करा ले, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, इसलिए अभी सर्जरी करा लेने से अच्छा होगा ताकि सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। वहीं रुआन वेनबो से मिलने आती है, लेकिन वेनबो तो उसे अवॉइड ही करने लगा था। अगर डायरेक्टली उसे कह देती है कि आज रात उसे उसके साथ एक डिनर पे आना होगा, वेनबो बहाने करने लगा था, मगर रुआन कहती कि उसे आना ही होगा, क्योंकि वो उसके आने का तब तक वेट करेगी जब तक वो आ नहीं जाता। अब वेनबो उससे मिलने आ तो जाता है, लेकिन उसे सीधा फ्रेंड जोन कर देता है। अब इससे फिर से रुआन का दिल टूट जाता है, तो वो उसके सामने ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। देन टल्ली होकर मीका के घर जाती है और वहाँ रोते हुए अपनी हालत खराब कर लेती है। दूसरी ओर वेनबो को भी बुरा लगता है कि शायद उसने रुआन को ज्यादा ही हर्ट कर दिया, इसलिए वो रात में ही बारिश के अंदर ग्राउंड के चक्कर मारने लग जाता है। तो अगले दिन मीका रुआन को कंसोल करती है, तो रुआन भी उसे कहती कि वो उससे मूव ऑन करने की कोशिश करेगी। वहीं इधर मीका को नर्स से पता चल जाता है कि पिछले दिन यानशान उसके कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। तो मीका जाकर यानशान को इस बारे में पूछती है। तो यानशान उससे वही सारी बातें कहती कि वो तो डॉक्टर शाओ की फेवरेट थी, तो वो तो मीका को ही अपना असिस्टेंट बनाते और उसकी ही वजह से किसी ने भी यानशान को नोटिस ही नहीं किया, जबकि यानशान तो हर चीज में मीका से बेहतर थी, जो बात मीका भी खुद एडमिट करती है। अब उसकी इन सारी बातों से वो समझ तो जाती है कि यानशान ने ही उसके डेटा को डिलीट किया था। तो वहीं डॉक्टर शाओ को भी डाउट हो गया था यानशान पर, तो वो सीधे जाकर यानशान से इसके बारे में पूछते हैं और उसे कहते हैं कि उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो हर चीज में मीका से अच्छी है। इवन इस बार तो उसका एक्सपेरिमेंटल डेटा मीका से भी अच्छा था, इसलिए आउटस्टैंडिंग डॉक्टर तो वही बनती। लेकिन उसके अंदर जो एक अच्छी क्वालिटी नहीं है वो है एक अच्छे डॉक्टर होने का, जो किसी भी हालत में अपने पेशेंट को बचाना चाहता हो, ना कि उसके तरह पहले ही सोच लेने का कि अगर सर्जरी सक्सेसफुल ना हुई तो ब्लेम उस पर आ जाएगा। जबकि मीका में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो हर कीमत पर पेशेंट की जान बचाना चाहती है। तो इसलिए अगर उसे एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसमें अपने पेशेंट की जान बचाने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे कैसे भी सिचुएशन रहे। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पेशेंट की जान बचाना। तो ये सब बोलकर वो चले जाते हैं। वहीं इधर हमारा लू फेंग फिर से पड़ जाता है रुआन के पीछे और उसे एक बार एक मौका देने के लिए कहता है थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करने का, ताकि वो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान सके। लेकिन रुआन तो उसे साफ कह देती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। लेकिन लू फेंग फिर भी उसके पीछे ही पड़ा रहता है, हर जगह उसके साथ साथ जाता है और उसे एक चांस देने के लिए कहता है। लेकिन रुआन तो हमेशा की तरह उसे मना ही कर रही थी। तो लू फेंग कहता है यार कम से कम दोस्ती बना लो, ताकि किसी से तो शुरुआत हो। तो दोस्ती के लिए रुआन मान जाती है। तो एज ए फ्रेंड लू फेंग उसे मूवी के लिए इनवाइट करता है, जहाँ दोनों चले जाते हैं और अपने वीचैट मोमेंट पर इसे मेंशन भी करते हैं। तो दोनों की मोमेंट्स पर सेम मूवी टिकट देखकर वेनबो के फेलो सोल्जर्स उसे इस बारे में पूछते हैं। अब वेनबो तो इनसे कहता है कि मुझे वो दोनों क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनसे छुपकर वो रुआन का मोमेंट्स चेक करता है, जिसे देख वो थोड़ा सा तो जेलस लगता है, क्योंकि इसे खुद ही अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की अगली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।